सुबह का 6 बज रहा था और एक लड़का 19 साल का लड़का अपने गोडाउन में प्लाईवुड का ताबूत बना रहा होता है। वो इतने मगन रहता है कि उसे कब 12 बज जाता है, खाने का वक्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। दरअसल वो अपने गोडाउन में तेज तेज आवाज़ से म्यूजिक सुन रहा होता है और अपने प्लाईवुड से ताबूत बना रहा होता है। 12 बज जाता है और उसी समय उसकी माँ पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें काम के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता, चलो खाना खा लो, 12 बज चुका है, खाना खा लो। लेकिन उसके कानों तक उसकी माँ की आवाज़ नहीं जा रहा होता है और वह अपने काम में मगन रहता है, ताबूत बनाते रहता है। करीब करीब 5 ताबूत वो बनाता है। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे उसकी माँ पुकारने आती है और वो घर के अंदर खाना खाने जाता है। खाना खाने के समय उसके परिवार का पूरा परिवार एक साथ रहता है और एक साथ खाना खाता है। उसी समय खाना खाने के बाद उन परिवार में से उनके जो माता पिता भाई बहन रहते हैं, सभी को गहरी नींद आ जाता है। और गहरी नींद आने के बाद वो लड़का अपनी पूरे परिवार को उसी ताबूत में भर देता है, बंद कर देता है और उसमें पूरी तरह से पानी भर देता है। थोड़ी देर के बाद उसमें ताबूत में भरे हुए सभी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह 8 से 9 फीट गहराई में गड्ढा करके सभी को उसमें दफना देता है। जब 4 महीने के बाद इसकी खबर मिलती है पुलिस को, इसकी जांच पड़ताल होती है, तब इसे सजाए मृत्युदंड दिया जाता है। यकीनन इस घटना में क्यों वो लड़का जो था अपने पूरे परिवार को मारकर कब्र में दफनाता है, जब इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़का जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होता है, वह क्या ऐसी बात हो गई कि वो पूरे अपने परिवार को मारकर दफना देता है। जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो 100% आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है मालदा, और इसी मालदा ज़िला से सटा हुआ एक थाना लगता है कलिया चौक, और कलिया चौक थाना के पास एक गांव है 16 माइल। 16 माइल का रहने वाला 19 साल का आसिफ जिसके परिवार में कुल 5 सदस्य होते हैं। इसके पिता जो होते हैं जावेद अली, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष हो चुका था। इनकी माँ है ईरा बीबी, और यहीं पर एक आसिफ का बड़ा भाई होता है आरिफ जिसकी उम्र हो रहा था करीब 22 वर्ष, और आसिफ का एक छोटी बहन होती है आरिफा जिसकी उम्र होती है महज 15 से 16 वर्ष हो रहा था। और इस घर के सभी से बुजुर्ग एक महिला थी, दादी जिसका नाम होता है अलेक्जन। मतलब कुल मिलाकर 5 आदमी इनके जो आसिफ रहता है, 5 आदमी इनके पूरे परिवार में है, और उसको जोड़ लिया जाए तो 6 का पूरा परिवार चल रहा था। 27 मई 2025 को आसिफ को कलकत्ता के सेशन कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड का सज़ा सुनाया जाता है। उसे फांसी का सज़ा हुक्म दे दिया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, और ये आदेश दिया जाता है कि जब तक इसकी प्राण छूट न जाए तब तक इसे फांसी पर लटका के रखा जाए। आखिर आसिफ इतना बड़ा क्या गुनाह किया था कि इसे सजाए मौत कानून के द्वारा दी जाती है। यकीनन ये घटना कुछ ऐसा होगा, कुछ बड़ा होगा, जिसके चलते इसे फांसी की सज़ा मिलती है। तो हम लोग इस कर्म कांड के ऊपर चलते हैं कि आखिर आसिफ ने क्या ऐसा किया था जिससे फांसी की सज़ा मिली। दरअसल ये कहानी शुरू होता है 28 फरवरी 2021 के 28 फरवरी 2021 की सुबह 6 बज रहा था, और सुबह 6 बज रहा था, आसिफ जो होता है वह अपने घर में ही
सेकेंड फ्लोर पर गोडाउन उसका होता है और गोडाउन में प्लाईवुड का एक ताबूत बना रहा था, जिसमें 5 पीस ताबूत बनाता है। और ताबूत जो बना रहा था वो अपने पूरे परिवार के लिए, 5 सदस्यों के लिए वो ताबूत बनाता है। ताबूत बनाने के दौरान वो ज़ोर ज़ोर से गाना सुन रहा होता है, म्यूजिक सुन रहा होता है और ताबूत बनाने में मगन रहता है। दिन का 12 बज जाता है। 12 बजने जब उसकी अम्मी जो होती है वह गोडाउन में पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, आसिफ चलो खाना खा लो, आसिफ चलो खाना खा लो। आसिफ अपने काम में मगन रहता है, उससे कुछ भी सुनाई नहीं देता है कि उसकी अम्मी कई बार बुला चुकी है, पुकार चुकी है खाना खाने के लिए। तभी वो कुछ देरों के बाद उसकी आवाज़, अपनी अम्मी का आवाज़ उसे सुनाई देता है और बोलता है, तुम चलो नीचे, हम आते हैं थोड़ी देर में। और वह नीचे पहुंच जाता है। नीचे पहुंचने के बाद खाना जो होता है वो खाना सभी को इकट्ठा खाते हैं, जिसमें उसके अब्बू रहते हैं, अम्मी रहता है, बड़ा भाई रहता है, बहन रहती है और एक दादी रहती है। खाना खाने के दौरान जो आसिफ होता है वह संतरे का जूस बाज़ार से मंगाया था। सभी को संतरे का जूस दिया जाता है आसिफ के द्वारा और सभी लोग खाना खाने के बाद वो संतरे का जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद ही कुछ देर के बाद ये सारे परिवार जो होते हैं वह बेहोश हो जाते हैं और ऐसा मानो जैसे अर्ध मरण की स्थिति में आ जाते हैं। अब चूंकि सब बेहोश हो चुके थे, तब आसिफ क्या करता है कि वो जो सुबह से 5 वो ताबूत बना रहा होता है, उस ताबूत में सभी को प्लास्टिक डालता है, सबको प्लास्टिक में पैक करता है। प्लास्टिक में पैक करने के बाद सबको ताबूत में रख देता है और ताबूत में रखने के बाद उसमें से एक छेदा छोड़ता है ताबूत में और छेदा के द्वारा ताबूत में पानी भर देता है। पानी भरने के कारण सभी की मौत जल्दी हो जाए, ये सोचकर वो ताबूत में पानी भर देता है। तभी कुछ देरों के बाद करीब सभी की प्राण छूट जाता है, जिसमें अब्बू रहते हैं, उसकी अम्मी रहती है, बड़ा भाई आरिफ रहता है, बहन रहती है छोटी और दादी रहती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो ताबूत को खोल कर देखना चाह रहा था कि इसमें से सभी कोई मरा है या कोई बचा भी है, जिंदा भी है। तभी जैसे वो अपना बड़ा भाई आरिफ का कब ताबूत को खोलता है, आरिफ उठ खड़ा होता है। वो उठ खड़ा होता है और ताबूत से बाहर निकल जाता है और अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उससे पूछने लगता है कि ये क्यों किया है, बाकी सब सदस्य कहाँ हैं। तभी वो बोलता है आसिफ अपना बड़ा भाई आरिफ को कि सभी को मारकर इस कब्र में, इसी ताबूत में भर चुका है। अब जो आरिफ होता है वहाँ बैठ कर रोने लगता है और रोने अम्मी के पास बैठ करके सभी के पास, ताबूत के पास जाता है, रोता है और कुछ देर के बाद अपने भाई से मारपीट शुरू कर देता है। तभी जो आसिफ होता है वो अपने बड़े भाई के ऊपर हावी हो जाता है और उसे वीडियो दिखाता है। वो वीडियो में जो उसका बड़ा भाई आरिफ रहता है, उसकी एक वीडियो रहता है। बड़ा भाई आरिफ का एक गर्लफ्रेंड होती है और गर्लफ्रेंड के साथ जब वो कुछ संबंध बना रहा होता है, उसी समय छोटा भाई आसिफ जो होता है वह प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो वीडियो जैसे दिखाता है अपना बड़ा भाई आरिफ को, आरिफ चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। आसिफ बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे, यहाँ से चुपचाप नहीं जाओगे बाहर, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। इस बात से आरिफ डर जाता है और वो चुपचाप अपना बाहर निकल जाता है। इधर जो आसिफ होता है वह बाकी का जो ताबूत होता है सभी की शव को निकालता है और लोहे से, रड से, डंटा से सभी को पीटता है, खूब पीटता है, ताकि ये संतुष्ट हो जाए कि हमने सबको मार दिया, सब मरा हुआ है या फिर कोई जिंदा तो नहीं बचा। जब उसे यकीन हो जाता है कि हाँ ये लोग सभी कोई मर चुके हैं, तब वो
उसी जगह पर रात भर करीब सुबह के 4 बजे तक 8 फीट की गहराई करता खोदता है ज़मीन को कुदाल से, और उसी में सब ताबूत को भर देता है। पानी से भरा हुआ ताबूत सबको एक एक करके उसमें गिराते जाता है और गड्ढा में सबको भर देता है, ऊपर से मिट्टी भर देता है, और उसी ताबूत पर वो कई दिनों तक सोते रहता है। करीब करीब 15 दिन के बाद वह ताबूत को निकालता था और बार बार सभी सबको डंटों से पीटता ही रहता था, और सुबह 4 बजे वो सारा काम ख़त्म करके निकलता है गड्ढे से और जाकर नहाता है। नहाने के बाद खुद वो दवा खाता है जो संतरे का जूस में मिलाया था, और खाकर वो भी बेहोशी के हाल में सो जाता है। सो जाने के बाद करीब 5 से 6 दिन तक वो सोया रहता है। उसके बाद उठता है, और वह उठने के बाद एक होटल में पहुंचता है। होटल जो खाना खाने वाला होटल होता है वहाँ पहुंचता है और उससे बोलता है कि हमारे घर परिवार वाले सभी लोग अमेरिका चले गए हैं, और अमेरिका में जाने के कारण हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर डेली खाना पहुंचा दिया करना। तुम्हारे जितना दाम है उससे डबल में पैसा मैं दूंगा। होटल वाले भी मान जाता है, और वो ये इसके घर में वो खाना लेकर पहुंच जाता है। इधर जो उसका बड़ा भाई होता है, आसिफ का बड़ा भाई आरिफ, जिसे उसने बाहर भेज दिया था प्राइवेट वीडियो दिखाने के बाद, वो बाहर चला गया था। वो कलकत्ता में एक होटल में 17 दिन तक रहता है। जब उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तब वो अपने मामा शीश मोहम्मद मामा को फ़ोन लगाता है और मामा को बोलता है कि मामा मैं बहुत परेशान हूँ, अगर तुम बोलो तो तुम्हारे घर आ जाऊँ। तभी मामा जो है वो बोलते हैं कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम आ जाओ। मामा जो रहते हैं वही मालदा से थोड़ी दूर बाद बराहरवा एक जगह है, वहीं पर बराहरवा में रहते थे। तभी आरिफ जो होता है वो पहुंच जाता है अपने मामा के घर बराहरवा। वहाँ जाने के बाद वो काफ़ी गुमसुम रहता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तभी शीश मोहम्मद जो मामा होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी शांत क्यों हो, और हमारी बहन और जीजा कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो हैं ना। तभी वो बोलता है कि अम्मी और अब्बू और सबके घर के बाकी सदस्य जो हैं वो अमेरिका चले गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। तब मामा जो है वो बोलते हैं कि हमको बिना बताए हुए मेरी बहन कैसे अमेरिका जा सकती है, बताई भी नहीं, और वो लोग फ़ोन तुमको करते हैं कि नहीं। तभी आरिफ बोलता है कि अभी वो लोग गए हैं कुछ दिन पहले, वहाँ जाने के बाद जब उन्हें नया सिम मिल जाएगा तो वो लोग फ़ोन करेंगे। ये करते करते करीब महीना बीत जाता है, और महीना बीतने के बाद वो जो शीश मोहम्मद होते हैं मामा आरिफ का, वो बार बार अपने भगीना से आरिफ से पूछते रहता था, और इधर आरिफ काफ़ी चुपचाप सहमा हुआ सा रहता था। तभी आरिफ से उसके मामा हैं वो सारी बात पूछते हैं, बैठ कर के पूछते हैं कि आरिफ आखिर बात क्या है, तुम हमेशा गुमसुम रहते हो। शांत तो रहता था लेकिन इतना गुमसुम रहता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, खाना भी ढंग से नहीं खाता है, तुम एकदम दुबले होते जा रहे हो, आखिर क्या बात है। तभी आरिफ अपने मामा के गले लग जाता है और रो रो कर सारी बात बता देता है, पूरी कहानी सुना देता है। उस बात पर जो शीश मोहम्मद माँ है वो पहुंचता है मालदा, और मालदा पहुंचने के बाद जो थाना होता है कालियाचक, उसी के पास अपने मामा जो होता है अपने बहन के घर पहुंचता है, जहां पर आसिफ जो है अपने 5 कब्र के साथ उसी कब्र में सो रहा होता है, वहीं पर वो रहता है। दरवाज़ा को नॉक करता है मामा, उधर से जो आसिफ है वो तेज़ आवाज़ में बोलता है कौन है। वो देखता है दरवाजे पर खड़ा उसके मामा है। तभी वो पूछता है कि क्या बात है, बोलो। तभी मामा बोलता है कि खोलो, हमें अंदर आना है। इस बात पर आसिफ दरवाज़ा खोलता नहीं है और बोलता है घर में कोई भी नहीं है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि घर का सभी सदस्य लोग अमेरिका जा चुके हैं और मुझे किसी से बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये बात सुनने के बाद जो मामा होते हैं शीश मोहम्मद, उन्हें कुछ
अटपटाट सा लगता है, अजीब सा लगता है, और वह सीधा अपने घर आ जाते हैं, अपने छोटा जो भांजा होता है आरिफ, उसके पास, और उसके साथ मिलकर ये लोग पहुंचते हैं कजिया चौक थाना। कजिया चौक थाना जब पहुंचते हैं तो इन लोग के साथ एक नौशाद अली नाम का व्यक्ति भी साथ हो जाता है, और ये लोग 3 आदमी पहुंचते हैं कजिया चौक थाना। वहाँ पहुंचने के बाद अपने जो भगीना है आसिफ, जिन्होंने सबका कत्ल किया था, उसके खिलाफ कजिया चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के समय रात का 1 बज जाता है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाता है। तभी वहाँ के इंस्पेक्टर साहब अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं मालदा में आसिफ के घर। आसिफ के घर पहुँचने के बाद उसे खुलवाया जाता है, लेकिन आसिफ दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। तभी पुलिस दरवाजे को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जब अंदर घुसा जाता है, वहाँ पर आसिफ एक कोना में छिपा हुआ रहता है। उसे पुलिस पकड़कर थाने लाती है और सारी बात को पूछा जाता है। सारी बात को पूछने के बाद वो कुछ बात बता नहीं रहा होता है, लेकिन आसिफ से जब सख्ती से पूछा जाता है तो आसिफ को समझ में आ जाता है कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो सारी बात बताता है, और वो बताता है कि मुझे शुरू से ही पढ़ने का शौक़ था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, इसलिए मुझे अमेरिका का जो नासा है वहाँ से मुझे ऑफ़र भी मिला था। इसके लिए मुझे 25 से 27 लाख रुपए की ज़रूरत थी। पिताजी ने मुझे वो पैसा ज़मीन बेच करके, जायदाद बेच करके दे दिए थे, फिर मेरे नाम से वो घर भी कर दिए थे। लेकिन जब मुझे अमेरिका जाना पड़ा था तो मुझे और कुछ पैसे की ज़रूरत था, जहाँ पर पिताजी 10 लाख रुपए रखे थे हमारी बहन की शादी के लिए। जब मैंने उनसे 10 लाख रुपया मांगा शादी के लिए तो मुझे देने से मना कर दिया और बोले कि नहीं, तुम्हारी बहन का शादी के लिए रखा गया है। इस पर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं अमेरिका जाने से वंचित रह जाता हूँ। मुझे अमेरिका में ऑफ़र मेरे लिए बंद हो जाता है। तभी मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और इन सभी को मार करके इसी ताबूत में दफन कर देता हूँ। और दफन करने के बाद मुझे करीब करीब 40 दिन के बाद, अब चूँकि 4 महीना हो चुका था, और इस कोर्ट में 2021 को 28 फरवरी 2021 को ये घटना हुआ था। 4 साल तक मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद कलकत्ता का जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर 17 मई 2025 को कोर्ट के द्वारा इसे मृत्युदंड का सज़ा दे दी जाती है। इतना बड़ा खौफनाक हादसा को सज़ा के रूप में इसे मिलना ही चाहिए था, और इसे मृत्युदंड का सज़ा मिल जाती है। नमस्कार।